आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझेंगे, फीचर्स देखेंगे, स्कोप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी देखेंगे। बहुत आसान है कंसेप्ट, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। नाउ फिनेंशियल मैनेजमेंट कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से, एक है फिनेंशियल और एक है मैनेजमेंट। तो फिनेंशियल समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। फिनेंशियल मतलब फिनेंस। फिनेंस के दो भाग है। कहाँ से पैसा आएगा, दैट इज सोर्स, या उसको इनफ्लो भी बोल सकते हैं। कहाँ पैसा जाएगा, उसको एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं या आउटफ्लो भी बोल सकते हैं। सो फिनेंस मतलब कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा जाएगा। नाउ सवाल यह है कि आपको एक स्टार्टअप करना है, एक फैक्ट्री डालना है आपको। फैक्ट्री की कीमत है 10 लाख रुपया। तो पहले तो आप सोचोगे 10 लाख कैपिटल हुआ, तो पैसा आएगा कहाँ से? ऐसा सोचो, 6 लाख रुपया खुद का होगा ओन्ड कैपिटल, 4 लाख रुपया आपका कर्जा होगा। सोर्स 10 लाख रुपए में से जो ओन्ड है 6 लाख, बोरोड होगा 4 लाख। अभी वो 10 लाख जैसे आया, उसका आप पैसा लगाओगे, मशीन्स, जमीन, ठीक है ना, बिल्डिंग, फर्नीचर, उसमें 8 लाख रुपए लगाया। फिर उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रेंट लगता है, उसको वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। फिनेंस के दो भाग है, इनफ्लो या तो सोर्स और आउटफ्लो या तो एप्लीकेशन। अगेन सोर्स के दो भाग है, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल, और आउटफ्लो के भी दो भाग है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। नाउ ये तो था फिनेंस, लेकिन आपका जो डेफिनेशन बोलता है मैनेजमेंट, सिंपल सी भाषा में जो आपका इनफ्लो और आउटफ्लो का जब आप मैनेज करते हो उसको बोलते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट। कितना सिंपल है, मैनेजमेंट ऑफ फिनेंस। जो आपका इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसका जब आप मैनेज करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? फिनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, सो ये रहा आपका डेफिनेशन। is concerned with the efficient use of important economic resources namely capital funds। या सिंपल सी भाषा में आपका प्लान करना, कितना फंड्स चाहिए, रेस करना, बंदोबस्त करना, फंड्स पे कंट्रोल रखना, ठीक है ना। आप जो भी आपको छोटा एक दो लाइन का डेफिनेशन लगे वो यूज कर सकते हो, बट एक खुद का डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। नाउ coming to the next part, features of financial management। now it's a managerial activity। पहले तो आप कंफ्यूज नहीं होना अकाउंट्स और फिनेंस के बीच में। अकाउंट्स फिनेंस का भाग है, सो देयर विल बी अ फिनेंस मैनेजर, मैनेजरल एक्टिविटी। फिनेंस मैनेजर के अंडर होगा अकाउंट्स और टैक्सेशन और बजट, है ना। तो मैनेजरल एक्टिविटी है ये। रूटीन एक्टिविटी मानते हैं, रेगुलर एक्टिविटी है, लेकिन इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज, ये सब बंद होने का कारण फिनेंशियल मैनेजमेंट का मिसमैनेजमेंट हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैनेजरल एक्टिविटी। नाउ जो सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, बेटा इसके पहले आप इसको सोर्स भी कर सकते हो। सोर्सिंग कैसे, मैं आपको बताया था कि आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा, कहां से? कुछ खुद का, कुछ बोरोड। आप सेकंड पॉइंट सोर्स डाल देना। और थर्ड पॉइंट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कहां पे करोगे? आप दो जगह पे करोगे, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो है जो कि बिल्डिंग, मशीनरी, एक साल के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। वर्किंग कैपिटल एक साल के अंदर का इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है। फिनेंशियल मैनेजमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान देना पड़ता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आईफोन लेते हो, तो उसको आपको चार्जर लेना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा, ये भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। अभी सैमसंग S24 अल्ट्रा लॉन्च हुआ। नाउ लॉन्चिंग के ठीक एक हफ्ते पहले, करीबन 10-15 दिन पहले, रिपब्लिक डे सेल फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया। उन्होंने 25,000 डिस्काउंट फ्लैट दिया ऑन सैमसंग S23 अल्ट्रा। साफ है स्टॉक खत्म करना था, लेकिन लॉस में तो कोई धंधा करेगा नहीं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ सैमसंग जो S23 अल्ट्रा पे डिस्काउंट देना चाहते, वो लोग गए होंगे फिनेंस के पास, सैमसंग कंपनी के। फिनेंस कंपनी ने बोला होगा ओके गो हेड, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 40-50 हजार
पर यूनिट है, मोबाइल फोन है, तो आप 25,000 दे दो, क्योंकि S24 अल्ट्रा भी तो बेचना है। तो कॉस्ट और जो खर्चा है और आपका आमदनी, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखना पड़ता है, ठीक है। नाउ साइज एंड ग्रोथ। अभी आप एक एग्जांपल ले लो, फेसबुक। फेसबुक जैसे ग्रो होते गया, सबसे पहले उसने इंस्टाग्राम को खरीदा, कितने में, 5,000 करोड़ में। और ग्रो होते गया, उसने खरीदा व्हाट्सएप को 20,000 करोड़ में। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि एंटरप्राइज को कितना बड़ा रखना है, कितने फास्ट ग्रो करना है। अभी एक कंपनी है वीडियोकॉन, इट वाज अ वंडरफुल कंपनी, भारतीय। वो एक्चुअली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से शुरू हुई, फिर एसी में उसने अपना नाम बनाया, लेकिन उसने मोबाइल में एंटर हुआ, डीटीएच में एंटर हुआ, 50 फील्ड में एंटर हुआ। अभी उसका एसी फील्ड अच्छा चल रहा था, लेकिन हर फील्ड तो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इतना ज्यादा कर्जा ले दिया कि डूब गई। आपका ग्रोथ का भी एक स्पीड लिमिटेड होना चाहिए, एक्सट्रीमली फास्ट जितना दौड़ोगे उतना थकोगे भी ज्यादा। फिर फॉर्म्स ऑफ एसेट्स, कौन से प्रकार के एसेट्स होंगे आपके। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट को फिक्स कैपिटल बोलते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, जो कि कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर्म्स ऑफ एसेट में, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। जैसे कि आपने घर लिया, लेकिन मेंटेनेंस जो है, जैसे कि रेंट पे लिया या घर खरीदा, तो घर का मेंटेनेंस आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, उसका क्लीनिंग वॉशिंग होगा, है ना। तो ये सब भी तो चार्ज लगेगा। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लायबिलिटी। कॉम्बिनेशन ऑफ लायबिलिटी में आपको लाइव बताता हूँ। मैंने आपको 10 लाख का एग्जांपल दिया था, आपका 6 लाख खुद का था, बोरोड 40% था, तो आपका रेशियो कितना हुआ, 60% ओन्ड, 40% बोरोड। ये अच्छा जोन है। लेकिन मैं ओन्ड सिर्फ 1 लाख डालता हूँ और 90% लोन लेता हूँ, तो प्रॉब्लम आएगा इंटरेस्ट का। मतलब मेरा खुद का पैसा बहुत कम है, कर्जा बहुत ज्यादा है। कर्जा ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है, उसका इंटरेस्ट और ईएमआई भरना वो प्रॉब्लम है। सो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसाइड करना है कि आपको रेशियो क्या रखना है, 60% खुद का, 40% लोन, या 50-50 रखना है। आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं और लोन कितना मिल रहा है और कितना होना चाहिए, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। बहुत सारे कंपनीज ओवर लोन ले लेते हैं और फिर भर नहीं पाते और फिर बंद हो जाते हैं, करेक्ट। प्रॉफिट प्लानिंग। ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रॉफिट होता है, सी पहले तो आप समझो, एक होंडा कंपनी ले लो, उसने 100 करोड़ का नफा किया, तो शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड। तो वो 40 करोड़ का डिविडेंड देगी, तो 60 करोड़ कहाँ जाएगा, रिजर्व्स में। तो प्रॉफिट प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि आपने 100 करोड़ का 100 करोड़ डिविडेंड दे दिया और आपको एक और प्लांट, एक और फैक्ट्री डालना है, तो आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो प्रॉफिट का करना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप एक और फैक्ट्री खरीदो या किसी और में इन्वेस्ट करो। सो प्रॉफिट प्लानिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माना जाता है, क्योंकि प्रॉफिट प्लानिंग में आपने प्रॉफिट डिविडेंड ज्यादा दे दिया तो आपके पास रिजर्व कम बचेगा, तो आपको एक्सपांड करने के लिए वापस कर्जा लेना पड़ेगा। जबकि आपने डिविडेंड कम दिया होता तो आपके पास जो पैसा होता, वो पैसे से आप इन्वेस्ट कर पाए होते। रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को तो रिपोर्ट हर रोज चाहिए रहता है। आजकल किस प्रकार का रिपोर्ट, कितना गुड्स बिका, ठीक है, कितना कैश हाथ में है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लोन का ईएमआई बराबर जा रहा है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे चीजें मैनेजमेंट रिपोर्ट जानना चाहता है, सेल्स रिपोर्ट जानना चाहता है, बजट जानना चाहता है, परफॉर्मेंस जानना चाहता है। सो धंधा जब करते हैं तो आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग ऑफ फाइनेंस, उसका कंट्रोल जरूरी है। कंट्रोल, मैनेजर रिपोर्ट मांगेगा, बताओ आज का कितना कैश इन हैंड है, एवरीथिंग, कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक भरना पड़ेगा, उसका पैसा कहां से आएगा, ये सब प्लान करना पड़ता है। नेक्स्ट, स्कोप एंड अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100-150 साल से प्रोग्रेस हुआ है, बट आप सोचो, पहली कार जो बनी थी, ठीक है ना, या पेटेंट जिसको मिला था, दैट वाज मर्सिडीज बेंज 1886। 100-125 साल हो गए ऑटोमोबाइल शुरू हुए। नाउ इफ यू सी, 100 साल पहले 1890, उसी समय मर्सिडीज बेंज का भी पेटेंट हुआ था 1886। तो उस समय का विचारधारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का था, उसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। अभी के अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का विचारधारा क्या था कि मुझे फंड्स, मुझे एक्सपांड करना है या डाइवर्सिफाई करना है। उनका, सी मैं आपको बताता हूं, अभी फिनेंस के दो भाग है, सोर्स और एप्लीकेशन। नाउ
ट्रेडिशनल अप्रोच इस पे फोकस करता था, कहां से पैसा आएगा। तो उनका मेन फोकस वाज कहां से पैसा आएगा ताकि वो एक्सपांड और डाइवर्सिफिकेशन। उनका मेन उद्देश्य पैसे का बंदोबस्त करना था, उसका इस्तेमाल के पर डेप्थ वो लोग ज्यादा देते नहीं थे 100 साल पहले। जबकि मॉडर्न अप्रोच है वो दोनों में ध्यान देता है, कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा लगाना है। क्योंकि द मोमेंट आप लोन लेते हो, आपका ब्याज का मीटर फर्स्ट डे से शुरू हो जाता है। वो पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा तो आपका ब्याज चालू होगा, आपको जो आपने पैसा इनफ्लो किया है वो आउटफ्लो करना जरूरी है। सो फर्क ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में ये है फिनेंशियल मैनेजमेंट के। 100 साल पहले ये लोग सोचते थे हाँ हमको एक्सपांड करना है, बढ़ाना है। अच्छा, एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन और एक्विजिशन में फर्क समझो। एक्सपांड है, मेरा एक पेट्रोल पंप है, मैं एक और पेट्रोल पंप डालूंगा, सेम धंधा, उसको एक्सपांड करूंगा। डाइवर्सिफिकेशन, रिलायंस पेट्रोकेमिकल कंपनी जामनगर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट है, वो एक और जियो लेकर आए जो कि डिफरेंट बिजनेस है। रिटेल लेकर आए, डिफरेंट बिजनेस है। ज्वेल्स अलग बिजनेस है। हैमलेट ऑयल्स खरीदा, अलग बिजनेस है। मेट्रो जो मॉल है मेट्रो, वो भी उन्होंने खरीद लिया करीबन 4,500 करोड़ में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड डाइवर्सिफिकेशन, तुम अलग अलग धंधे जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं उसमें शुरू करते हो। ठीक है, टाटास भी डाइवर्सिफाइड है, ताज होटल और तुम्हारा टाइटन और टैनिश ज्वेल्स, बहुत सारा है। एक्विजिशन, आप किसी को खरीदते हो, जैसे मर्जर, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड मर्ज हो गए, ठीक है ना, टॉप 5 वर्ल्ड के बैंक बन गए। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में दिक्कत था कि वो सिर्फ सोर्स में कॉन्सेंट्रेट करते थे। तो लिमिटेशंस क्या था, वो लोग सिर्फ रेजिंग ऑफ फंड्स में सोचते थे। एप्लीकेशन, फंड्स कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, कितना फिक्स एसेट में जाएगा, कितना करंट एसेट में जाएगा, ये डीपर थिंकिंग नहीं हुआ करता था। तो फाइनेंस मैनेजर का थिंकिंग वन ट्रैक होता था, सोर्स, एप्लीकेशन का उनका विचारधारा था ही नहीं। ना आगे बढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच बहुत बैलेंस्ड अप्रोच है। वो तीनों मतलब 3 भाग मेन है उसका, सोर्स, एप्लीकेशन और डिविडेंड। नाउ एक्चुअली ये फाइनेंसिंग पहला होना चाहिए। क्यों पहला होना चाहिए? क्योंकि फाइनेंसिंग में आपको जो पैसा चाहिए वो सोर्स, फाइनेंसिंग मतलब सोर्स कहां से आएगा, कितना खुद का, कितना बोरोड। आपको जैसे कार लेनी है तो 20 लाख की कार, किया सेल्टॉस ले लेते हैं, ठीक है, नहीं दूसरा चाहिए आपको बड़ा, चलो मर्सिडीज बेंज, 50 लाख की मर्सिडीज बेंज ले लो। तो आप 20 लाख खुद का डाल रहे हो, 30 लाख का बोरोड ले रहे हो, ये आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। कार आपका फिक्स कैपिटल है, उसमें पेट्रोल और सर्विसिंग आपका वर्किंग कैपिटल है। सो ये जो पॉइंट बोल रहे हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, ठीक है, ये रहा। मैं सेकंड को पहले लिया, क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग पहले पैसा आएगा फिर तो इन्वेस्टमेंट करोगे ना, इसलिए ये फाइनेंसिंग को आप पहले रखना। फाइनेंसिंग मतलब कहां से पैसा आएगा, कितना खुद का रहेगा, कितना कर्जा रहेगा, ठीक है। अब आपके पास 50 लाख आ चुका, आप वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? मर्सिडीज बेंज जो कि फिक्स्ड एसेट है, उसको चलाने के लिए एक्सेसरी और जो खर्चा है डे टू डे, इन्वेस्टमेंट करंट एसेट होगा, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट का जो डिसीजन लिया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो कैपिटल बजटिंग करके एक चैप्टर है, उसमें अलग अलग मेथड्स है, एआरआर और पे बैक और आरओआई और एनपीवी और आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी। मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, सिंपल सा है। सैमसंग S23 अल्ट्रा, ठीक है, और S24 अल्ट्रा और आईफोन 15 प्रो मैक्स, दोनों का कंपैरिजन करोगे, आपके पास पैसा एक का ही है, आप बोलोगे कैमरा, सिक्योरिटी, रीसेल वैल्यू, फिर आप डिसीजन लोगे, आप एक ही ले पाओगे। तो कैपिटल बजटिंग, दो ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, एक लिया तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, तो वो कैपिटल बजटिंग में आता है। उसमें कैश फ्लो आता है कि आज मैंने इन्वेस्ट किया तो कितने टाइम में मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। आज मैंने 1 करोड़ डाला तो कितने साल में ये 1 करोड़ मुझे वापस मिलेगा कमाई करके। समझ में आ रहा है? आपने एमबीए में 10 लाख खर्चा किया, आपको 2 लाख रुपए का पैकेज मिला, आपको 5 साल लगेगा 10 लाख जो एमबीए में खर्चा किया था वापस मिलने के लिए। आया समझ में? वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे जो आप खर्चा है, जैसे कि कार आ गई, व्हाट अबाउट पेट्रोल, गाड़ी की सर्विसिंग, ठीक है ना। तो ये वर्किंग कैपिटल के डिसीजन होते हैं, इसके अलग से चैप्टर्स है, वो सम्स उसके आते हैं, ठीक है ना। फाइनेंसिंग मैंने बता दिया है। डिविडेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। प्रॉफिट जो आपको होता है उसके 2 भाग है। एक भाग है कि जैसे 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, उसमें से 40 लाख का डिविडेंड दिया, तो बाकी 60 लाख कहाँ जाएगा? रिजर्व में। तो डिविडेंड
क्या होता है, कंपनी ने 1 करोड़ प्रॉफिट किया, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा 40 लाख, प्रॉफिट 1 करोड़ उसका वो हिस्सा 40 लाख जो कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है। ये डिसीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने 10 ही लाख डिविडेंड दिया तो आपके पास 90 लाख बचेगा, तो शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे। आपने 80 लाख दिया, शेयर होल्डर्स खुश हो जाएंगे, बट आपके पास पैसा कम बचेगा। तो करेक्ट डिविडेंड कितना होना चाहिए, वो डिविडेंड थेरीज में आता है, ठीक है ना, उसमें मॉडिग्लियानी थ्योरी अप्रोच है, बहुत सारे अप्रोचेज है जिससे आप फैसला लेते हो। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप 50 ऑब्जेक्टिव लो, लेकिन 2 मेन ऑब्जेक्टिव कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा, कोई भी कंपनी वर्ल्ड की कोई भी बुक में 2 होगा। पहला, नाउ सिंपल सा है, आप धंधे में प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो ना आप, सो सिंपल सी बात है, एप्पल कंपनी का ले लो, इट इज नाउ द वर्ल्ड्स सबसे ज्यादा सेलिंग कंपनी हो गई, चाइना में भी नंबर 1 हो गई है, वर्ल्ड का 20% मार्केट शेयर है, इंडिया में 1 लाख करोड़ का आईफोन बनाती है, 60,000 करोड़ का तो एक्सपोर्ट करती है एप्पल इंडिया से। सो मेन उद्देश्य है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कुछ भी कर लो, आपका ऑब्जेक्टिव विल ऑलवेज बी प्रॉफिट का मैक्सिमाइज करना। कैसे करना, या तो कॉस्ट घटाओ या सेल्स बढ़ाओ या सेल्स प्राइस बढ़ाओ, ठीक है ना, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट आपको बढ़ाना है। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भाषा में या अकाउंट्स की भाषा में सेल्स को टॉप लाइन बोलते हैं, प्रॉफिट को बॉटम लाइन बोलते हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बॉटम लाइन की बात करता है, हर चीज में प्रॉफिट इसमें कितना मिल रहा है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो थिंकिंग आता है। करेक्ट। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो आप धंधा सर्वाइव कर सकते हो, सर्वाइवल, क्योंकि नया धंधा कभी भी ग्रोथ का नहीं सोचेगा कि पहले टिक जावे, सर्वाइवल के लिए, फिर ग्रोथ के लिए, एक्सपांशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, एक्विजिशन के लिए। टाटा ने जैगवार को खरीदा ना 33,000 करोड़ में, और टाटा स्टील ने एक कंपनी को खरीदा कोरस, वो भी स्टील की कंपनी है, सो उसको 40,000 करोड़ में खरीदा था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और आपकी जो एथर गाड़ी है उसमें हीरो का 20% शेयर था और वो 20-25% बढ़ा रहे हैं। सो आपको फिनेंस लगता है, प्रॉफिट जब ज्यादा बढ़ता है तो आपके पास फंड्स बढ़ता है, फंड्स बढ़ता है तो आप दूसरे कंपनी या खुद के कंपनी में एक्सपांड कर सकते हो, या दूसरे कंपनी को खरीद सकते हो, या इसमें पैसा लगा सकते हो। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से शेयर होल्डर्स का ही संपत्ति बढ़ता है। सोचो ना, आपका एक फ्लैट है, आप एक और फ्लैट खरीद रहे हो, तो आपका संपत्ति बढ़ा, आपने प्रॉफिट से एक और फ्लैट खरीदा, तो प्रॉफिट और वेल्थ में एक फर्क है, जो कि आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नाउ एक्चुअली मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस प्रॉफिट का एक भाग है। एक एग्जांपल लो कि एक केक है, उसमें 1 किलो है 1000 ग्राम्स, और 100 लोग हैं, पर लोग को कितना मिलेगा, 10 ग्राम। ये 10 ग्राम कैसा बढ़ाया जाए, एक और केक लेकर आओ तो 2000 ग्राम हो जाएगा, तो 20 ग्राम मिलेगा। सो अर्निंग्स पर शेयर मतलब जितना नफा होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यदि 1000 रुपए दिया जाए, 100 स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट को 10 रुपए मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप 1000 रुपए को बढ़ाओ ताकि जो स्टूडेंट्स उतने ही हैं, तो पर हेड ज्यादा बढ़े, उसको ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर बढ़ाना चाहते हो, ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है। और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, आपका शेयर का दाम, शेयर है ना मार्केट में, आपके 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख रुपए के शेयर है मार्केट में, आपने प्रॉफिट किया, शेयर मार्केट में वैल्यू बढ़ गई, 1,20,000 हो गया, तो आपका प्रॉफिट हुआ नहीं है, बट आपका वेल्थ बढ़ गया। आपके पास गोल्ड है, 50,000 का खरीदा है, आज मार्केट रेट 60,000 चल रहा है, तो आपका वेल्थ बढ़ गया 10,000। आपके पास एक जमीन थी 1 करोड़, अभी उसकी कीमत 1.5 करोड़ हो गई है, आपको प्रॉफिट हुआ नहीं है, बट आपका वेल्थ बढ़ गया है। वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी इलॉन मस्क माना जाता है। इलॉन मस्क के पास मैक्सिमम शेयर्स है, टेस्ला और अभी ट्विटर जिसको अभी एक्स बोलते हैं, इनके जो शेयर्स का मार्केट वैल्यू है वो जब बढ़ता है तो आपका वेल्थ बढ़ता है, आपका प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट आपका गुड्स बेचने में होता है, नफा करने पे। सो प्रॉफिट और वेल्थ में फर्क समझो। एग्जाम्पल, आपने एक जगह भाड़े पे दिया, आपको रेंट मिल रहा है, वो आपका प्रॉफिट है। जगह का मार्केट वैल्यू बढ़ा एक्सक्यूज मी, वो आपको वैल्यू बढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है, बट वो वेल्थ आपका बढ़ रहा है, ठीक है। सो वेल्थ बढ़ता है, लेकिन प्रॉफिट भी जरूरी है, और दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दोनों बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है।
अगेन लिमिटेशंस ये है कि ईपीएस बढ़ाने के चक्कर में कई बार शेयर्स नहीं बढ़ाते, लोग लोन लेते हैं, क्योंकि शेयर्स बढ़ा दिया तो ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है, घट जाता है, तो फिर कंपनी रिस्क ज्यादा लेती है, लोन ले लेती है। तो सी आप कोई भी पार्ट देख लेना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कुछ भी फैक्टर्स लिए जाते हैं, और शेयर मार्केट में न्यूज बेस्ड है, इमोशंस बेस्ड है, तो हो सकता है आपका अर्निंग्स पर शेयर जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स है, और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बहुत सारे फैक्टर्स को असर करे, ठीक है ना। सो जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉफिट और वेल्थ तुम्हारा रूटीन तरीके से हो, अलग भी प्रकार हो सकता है शेयर मार्केट में। तो ये था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, फीचर्स, स्कोप, अप्रोचेस, ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।